नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और चर्चा करेंगे सोने चांदी की, जहां पर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखी है। चांदी 5 हफ्तों के लोअर लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। तो सवाल ये कि क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर और बेटर लेवल्स मिलेंगे एंट्री करने के सोने चांदी दोनों में ही। बेस मेटल्स पर भी बातचीत रहेगी क्योंकि बेस मेटल्स का बेस हिलता हुआ दिख रहा है। दरअसल अगर आप तमाम बेस मेटल्स देखेंगे तो कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक सभी मंथ लोज पर ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 26 महीने के लोअर लेवल्स पर जिंक कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक आउटलुक को समझेंगे, बात करेंगे कच्चे तेल की कि क्या कच्चा तेल वापस $70 का होता हुआ दिखाई देगा। जो रिकवरी बनी वो कितनी टिकाऊ है या फिर अब वापस प्राइसेस $70 की ओर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, साथ ही सिल्वर एम्पोरियम के चेयरमैन कांतिलाल मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ एग्री मार्केट पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ संजय गुप्ता। आप सभी का स्वागत है शो में। और अगर हम चांदी की बात करें तो 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर चांदी के भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। 2-3 फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग आई है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट जो कि $102 पर अब आ चुका है। साथ ही यूएस में जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, बैंक क्राइसिस को लेकर चिंताएं हैं और दरें बढ़ने की आगे उम्मीद कम है। तो एक तरफ जो बाइंग देखी थी वो थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही है। क्या बाइंग एमर्ज होगी इस डिप पर? क्या ट्रिगर्स यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे? इस सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले कांतिलाल मेहता हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक व्यू ले लेते हैं। मेहता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो आप कैसे देखते हैं एकाएक जो हाइज बनने के बाद हम ये प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए देख रहे हैं? क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे हैं? आगे के लिए ट्रिगर्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? यही थमेगी ये गिरावट या और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है? नहीं फातिमा जी, ऐसा है कि अभी भी नीचे आने का थोड़ा चांस है। और इस बार में हम लोगों ने इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी यही बोला था कि 78 के भाव के अंदर भी कस्टमर के लिए बाइंग लेवल नहीं बनता है, इन्वेस्टर के लिए भी बाइंग लेवल नहीं बनता है। क्योंकि इतने ऊपर भाव में जब भी इतना ऊपर जंपिंग किया है तब 15 से 20 हजार रुपए की नीचे आने के चांस बने हैं। इस बार भी 5,000 अभी नीचे आया है। और मैं कोई भी इन्वेस्टर को इस बार में भी बड़ी बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। 72-73 के भाव के अंदर 15 से 20% वो बाइंग कर सकते हैं, इससे बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी खरीदारी की फिलहाल यहाँ पर राय नहीं है और उठापटक यहाँ पर चांदी में आगे भी देखने को मिल सकती है। कांतिलाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बाइंग है वो अभी कितना टिकट साइज पर है, क्योंकि पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है तो हमारे पास तो यहाँ पर काफी चांदी पड़ी है। तो जो मुनाफा वसूली आ रही है, क्या उसमें खरीदारी देखने को मिली है? एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री कितनी इन्वेंट्री पे बैठी है? नहीं, अभी भी कस्टमर का जो बाइंग का लेवल है बहुत कम है। इस समय भी कस्टमर की बाइंग 25 से 30% चल रही है। शादियों का सीजन भी इतना बड़ा नहीं है, शादियों का सीजन भी जो है खत्म हो चुका है और आने वाले टाइम में भी बड़ी शादी की सीजन नहीं है। तो मैं बड़ी कस्टमर की खरीदारी नहीं देखता हूँ। उसके हिसाब से भी और ऊपर के भाव के हिसाब से भी कस्टमर की बाइंग नहीं बनती है और नहीं हो रही है कस्टमर की बाइंग। कांतिलाल जी, हम काफी समय से देखते भी रहे हैं कि जिस तरह से चांदी के भावों में वोलेटिलिटी देखने को मिली है, चांदी फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट पर भी काम करती हुई नजर आई है। अब जो ये पिछले 24 घंटों में 5% की मुनाफा वसूली या गिरावट देखने को मिली है, करंट लेवल्स पे फिजिकल में बिल में किस तरह के प्राइसेस कोट किए जा रहे हैं? अभी आज की रेट में 75 का रेट है सिल्वर के अंदर। और बाइंग किस तरह की है? क्या आप कहेंगे B2B ज्यादा है या B2C भी पिक कर रही है? नहीं, B2B ज्यादा है, B2C कम है। कस्टमर की बाइंग बहुत कम है। B2B की बाइंग हो रही है क्योंकि B2B को करना पड़ेगा, उनको लिए नीचे भाव के अंदर उनको स्टॉक करना पड़ेगा। जी ओके। तो मिस्टर मेहता, वापस में प्राइसेस पर राय लेना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि 72,000 के आसपास है तो वहां पर थोड़ी बाइंग की जा सकती है। 72 के आसपास बेस बनता हुआ देख रहे हैं या फिर कहां बॉटम देख रहे हैं? अगर ये इंटेंसिफाई होती है 68 के नीचे बाइंग नहीं बनती है। यहाँ से 3 से 4 हजार रुपया और नीचे जाने के चांसेस है, उसके बाद में ही इन्वेस्टर की बाइंग बनती है। अभी इस बार में भी बाइंग नहीं बनती है। ओके। धर्मेश, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? देखिए, अगर आप चांदी की बात करें तो चांदी में फंडामेंटली मार्केट में काफी अच्छी एक छलांग लगाई थी। प्राइस ऑलमोस्ट $20-22 से $26 की लेवल्स दिखा थे। कंपैरेटिवली गोल्ड इतनी तेजी नहीं बताई।
अगेन अपनी बात काफी बार से हो रही है, चांदी एक चंचल कमोडिटी, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कल के सत्र में एक तो डॉलर इंडेक्स ने छलांग लगाई, प्लस अगर आप देखिए तो चाइना की तरफ से भी थोड़ी स्लो डाउन की न्यूज आ रही है, रेट अभी भी काफी हाई पे चल रहे हैं, तो प्राइस ऑन एन एवरेज ये लेवल पे टिक नहीं रहा था और प्राइस ने अच्छी खासा गोता लगाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फॉल है ये एक्सटेंड हो सकता है। इनफैक्ट मैंने और रवि ने लास्ट वीक भी कहा था कि ये लेवल पे बायर्स है नहीं, प्राइस ऑलमोस्ट $2 डिस्काउंट में चल रहा है। स्पेशली सोने और चांदी दोनों की बात करें तो स्पॉट मार्केट काफी डिस्काउंट में आ चुका था, तो ये डिस्पैरिटी काफी ज्यादा थी और कहीं ना कहीं ये प्राइस को नीचे आना ही था। तो यही हुआ, कल के सत्र में मार्केट ने 5% का गोता लगाया कंपेरेटिव एमसीएक्स में 6% का, और ये जो फॉल है वो एक्सटेंड हो सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि प्राइस अभी भी काफी प्रीमियम में चल रहा है, अराउंड 68,000 67,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $21.5 से $22 का लेवल है जो मार्केट एक बार स्टेबल हो सकता है, जो एक बाइंग जोन में आ सकता है। तो करंट लेवल पे स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे अभी भी मंदी करके चल सकते हैं, हावी हो सकते हैं, बट बायर्स वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखे, फॉल का वेट करें तब एक्यूमुलेट करें। ओके, तो डिप्स पर एक्यूमुलेट करने की सलाह है, यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। मिस्टर मेहता, आप कुछ कह रहे थे, 68,000 की आप बात कर रहे हैं, कुछ और कमेंट प्राइसेस पर या इन्वेस्टमेंट्स पर? सीमा जी, एक ही है कि मैं एक बार खाली बताना चाहता हूँ जितने भी सीएनबीसी के देखने वाले श्रोता है उनको, कि जब भी इस टाइप की जंपिंग हुई है उसके बाद में 15 से 20 हजार रुपए के नीचे आने के चांस बने हैं। 4/9/2019 के अंदर जब 49 का ऊपर में भाव हुआ था तब 16,000 रुपये का नीचे आया था। 7/8/2020 के अंदर जब 78 का भाव हुआ था उस समय 22,000 रुपया एक साथ में तोड़ा था। 1/2/2021 के अंदर 74 का हाई बनाया था, उस समय 16,000 रुपया तोड़ा था। 8/3/2022 को 73 का भाव हुआ था, उस समय भी 20,000 रुपया नीचे आया है। इस समय कंटिन्यूस आप देख लीजिए, जब भी इस टाइप की जंपिंग होती है एक साथ में, अभी 55,000 से भाव उठ के सीधा 78 भाव गया है, काफी ऊपर गया है, तो उसके बाद में 10,000 रुपए की नीचे में मिनिमम से मिनिमम नीचे आना बनता ही बनता है। यानी कि मुनाफा वसूली का इंतजार करना बनता ही है। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो निचले स्तरों का इंतजार करें। रवि, आपको क्या लगता है कहां जा सकते हैं चांदी के प्राइसेस? आप भी अग्री करते हैं बाकी गेस्ट से कि कुछ मुनाफा वसूली की वेट की जाए? डेफिनेटली जो सिल्वर ने इंटरनेशनल मार्केट में जो अपना 2470 का काफी अहम सपोर्ट था वो ब्रेक किया है, तो अब तब तक बाय नहीं करना है जब तक इंटरनेशनल मार्केट 2470 के ऊपर क्लोज ना हो। मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली थोड़ी और स्टिप हो सकती है। पर्टिकुलर जो रीजन है कि जो करेक्शन चालू कहाँ से हुआ, जब चाइना के ट्रेड डेटा आए और उसके इंपोर्ट में 4% की गिरावट दर्ज हुई, तो सारे कमोडिटीज, वो क्रूड हो या मेटल्स हो या बुलियन हो, सब में मुनाफा वसूली का प्रेशर था। हालांकि वर्सेस गोल्ड, चांदी में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर ज्यादा रहा, क्योंकि सिल्वर का सबसे बड़ा यूजर एंड सबसे बड़ा फिजिकल कंज्यूमर चाइना है, तो वहां से अभी कुछ रिकवरी मैक्रो में दिख नहीं रही। तो जब तक ये विजिबिलिटी नहीं आती, चांदी में अंडर परफॉर्मेंस बना रहेगा। मेरे हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी किसी को प्रिपेयर करनी है, थोड़े उछाल 73,400 के करीब बेच के चले, थोड़ा स्टॉप लॉस लगाए आप 74,000 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में 70,000 तक के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से 2470 का सपोर्ट ब्रेक हुआ है, एक बार 23 तक के टारगेट वहां पे दिखने चाहिए। ओके, तो 68,000 70,000 ये लेवल्स सिल्वर पर एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। 68,000 के आसपास एक एंट्री का मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। शुक्रिया कांतिलाल जी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली धर्मेश से एक गोल्ड पर भी कमेंट ले लेते हैं। गोल्ड में जैसे अभी रवि ने भी मेंशन किया कि गोल्ड में उतना असर नहीं दिखा है, सिर्फ 5 दिनों के लोस पर है, लेकिन थोड़ा नीचे तो आया है। यहाँ पर क्या व्यू है धर्मेश आपका? देखिए, सोने की बात करें तो डेफिनेटली सोना भी काफी एकदम की लेवल पे टिका हुआ है कंटिन्यूसली। $2,000 से लेकर $2,050 के रेंज है, $50 के रेंज भी कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। बट नो डाउट मुझे लगता है कि ये 2,000 के स्तर भी ब्रेक कर देगा। काफी सारे फैक्टर्स है, स्पेशली अगर मैं की फैक्टर्स बताता हूँ तो डॉलर इंडेक्स में मुझे काफी तेजी लग रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 14% का गिरावट एक साल में दिखाया है। 114 की कमोडिटी 100 पे आ गई थी। तो अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स में अगर एक यूटर्न देखने मिलता है और अगर एनर्जी पैक स्टेबल रहता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहता है और 6 महीने के लिए, तो डॉलर में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है और डॉलर इंडेक्स फिर से 108 109 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये एक की फैक्टर रहेगा जहां कमोडिटी मार्केट को ज्यादा प्रेशर देखने मिल सकता है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा जो तेजी थी वो है सोने और चांदी में। अगर आप बाकी सारे बेस मेटल को हटा दे तो ये 2 कमोडिटी सबसे ज्यादा तेजी में थी, तो वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है और प्राइस में आप देखिए एक यूटर्न देखने मिला है।
स्पेशली चांदी देखे तो चांदी 5-6% की फॉल काफी बड़ी फॉल होती है। सोने में भी स्लो एंड स्टेडीली एक्सपेक्ट करिए कि 2000 का स्तर ब्रेक करेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 60,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रीच होते हुए देख रहे हैं। करंटली मार्केट स्पॉट में ऑलमोस्ट 3 से 4% की डिस्काउंट्स पे आ चुका है, तो ये डिस्काउंट काफी बड़ा है और अगर ये डिस्काउंट कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को नीचे आना होगा स्पॉट की तरफ। तो स्पॉट ऑलरेडी डिस्काउंट में है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीकनेस जारी रह सकती है स्पेशली ये महीने के अंतराल तक, और प्राइस आपको एटलीस्ट 59,800 59,750 तक के लेवल्स आपको दिखा सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $1980 के लेवल में एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट में आके एक बार छू सकता है। चलिए, तो अगर आपको लग रहा था कि आपने ये बस मिस करी है और सोने चांदी के भाव बहुत ऊपर चले गए हैं, तो एक मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है, पुल बैक है, खरीदारी के मौके भी हैं। लेकिन जैसे बात की कि मेटल्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, मल्टी वीक लोज पर सभी मेटल्स कारोबार कर रहे हैं। अगर इस हफ्ते की ही हम बात करें तो 3 से 4% की गिरावट एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर में देखने को मिली है। निकल में तो 9% की गिरावट भी यहां पर है। यहां से धर्मेश क्या करने की राय है आपकी? मेटल्स में टॉप पिक कहां है? देखिए, अगर आप टॉप पिक की बात करें, मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा कॉपर की तरफ बैट करने की। कॉपर में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने मिली है। प्राइस ऑलमोस्ट जो 800 की कमोडिटी थी वो 730-720 पे आ चुकी है। सेम लेवल पे मार्केट कंटिन्यूस एक साल पहले ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से फिर से डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब तक मार्केट 700 के ऊपर टिका हुआ है आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं, बट काफी कम पैमाने पे करिए, शॉर्ट टर्म डिप पे बाय करिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हाई हो सकती है। अगर चाइना फिर से ओपन हो गया तो ये तेजी काफी हाई होगी और 750 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा आप दूसरे महीने में बाय करिए, ना कि करंट मंथ में, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा और ये काफी स्लो कमोडिटी है। सेकेंडली मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको करना ही है तो जिंक की तरफ भी बैट कर सकते हैं। जो 330-340 की कमोडिटी थी वो 220 पे आके रुकी हुई है। इसमें कब से सबसे ज्यादा फॉल देखने मिला है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, बट छोटे पैमाने पे करिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आएगी वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। ओके रवि, आपका क्या व्यू है? आप कॉपर और जिंक का जिक्र तो किया धर्मेश ने, लेकिन प्रेशर तो हमने एल्यूमिनियम निकल में भी देखा है। आपकी कोई स्ट्रैटेजीज, कोई व्यू? जरूर से मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन के डेटा है पर्टिकुलर कॉपर के, तो वहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कंपेरेटिव बाइंग साइड फेवरेबल है। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड 720 से 755 का बना हुआ है वही ट्रेड में कारोबार हो सकता है। थोड़े डिप पे आप उसमें एक्यूमुलेट करते रहे। 720 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सपोर्ट इजीली ब्रेक होना चाहिए। 720 के करीब आता है, कॉन्ट्रा कॉल है, स्टॉप लॉस के साथ ये कॉन्ट्रा कॉल लगे आप वहां पे ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आप लगाए वो 708 का लगा है। मुझे लग रहा है कि फिर से 755 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। हालांकि मुझे एल्यूमिनियम में यहाँ से थोड़ी वीकनेस और एक्सटेंड होती दिख रहे हैं। पर्टिकुलर वहां पे जो इन्वेंटरीज के कंसर्न्स थे वो अभी थोड़े बैलेंस पे और जा रहे हैं, तो वहां पे 206 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। बेच के चले विथ स्टॉप लॉस ऑफ 208.80। डाउन साइड 200 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो कॉपर में बाय एंड एल्यूमिनियम में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट, तो चाइना की मांग बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज में भी थोड़ी सी बढ़त है, जिसका असर हमने यहाँ पर मेटल के प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले धर्मेश, आपसे क्रूड पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बाद अब कुछ बाइंग हमने आते हुए देखी है। ये हफ्ता बहुत ही मार्जिनल गेन के साथ बंद होने की कगार पर है। क्या देखेंगे आप इन सेंस ऑफ ट्रेड्स? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी स्टैग्नेंस, मोमेंटम काफी फ्लैट हो चुका है। जो भी तेजी देखने मिली थी आर्टिफिशियल है। अब ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर करके अपनी प्राइस को स्टैग्नेंट कर रहे हैं। $75-70 पे आके रुक जाता है मार्केट। बट अगर आप ओवरऑल बास्केट देखें तो कल के सत्र में काफी अच्छी मार्केट ने गोता लगाया है, क्योंकि सारे के सारे बेस मेटल्स, बुलियन, सबने सेल ऑफ देखने मिला है। प्लस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर यहाँ से बढ़ना है, तो अगर डॉलर बढ़ता है तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर गिरावट होती है तो स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। डॉलर काफी स्ट्रांग हो सकता है उसके सामने, अगर रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरावट जारी रह सकती है। 5,500 से लेकर 5,600 के स्तर आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो फिर से इसका जो प्रीवियस लो है 65-64, जो ये महीने में उसने ऑलरेडी छू चुका है, मार्केट फिर से आ सकता है। तो फंडामेंटली इतनी तेजी है नहीं। ये महीना मुझे अभी भी प्रेशर में लगता है। जुलाई अगस्त डेफिनेटली हरिकेन सीजन होगा, वो टाइम पे शायद ओपेक अपना प्रोडक्शन कम करे और ऑफशोर ड्रिलिंग यूएस में बंद हो जाए, तब आर्टिफिशियली फिर से मार्केट में स्पाइक देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल बास्केट वीकनेस का रहेगा। मैं सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी कच्चे तेल में रेकमेंड करूंगा और प्राइस अराउंड 5,600 से लेके 5,500 के स्तर दिखा सकता है। ओके,
चलिए ये रही कच्चे तेल पर 5,800 के मुश्तल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुक्रिया धर्मेश आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। रवि दुर्रा हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद होंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of Ravi. कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। तेरी रोशनी हूं मैं, किसना? उस्ताद मेरे उस्ताद, बोलो। छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग लगाने से लीकेज देगा मात, सालों साल होंगे बर्बाद। और एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाने से लीकेज को देंगे मात, सालों साल रहे खुशहाल। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 80504 कॉल करो। स्टार्टअप हैं तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर को लेकर काफी सारी चिंताएं बनती हुई नजर आई हैं, चाहे वो फिलहाल की समर क्रॉप है या फिर आने वाली खरीफ फसलें, जहां पर सरकार की तरफ से तो एज ऑफ नाउ हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स ही आते हुए देखे हैं। जहां तक मानसून की बात है वो भी यहां पर नॉर्मल बताया जा रहा है, लेकिन एल निनो की चिंताएं हैं और जिस तरह का इरेटिक मौसम हमने बनता हुआ देखा है, उसका असर भी यहां पर काफी हद तक फसलों में देखने को मिला। हमारे साथ एनसीएमएल के एमडी एंड सीईओ संजय गुप्ता अब यहां पर जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो गेहूं पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर फिर से ईल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं बनती हुई दिखी हैं। हाँ मनीषा जी, नमस्कार आपको और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जैसे आपने बताया कि गेहूं के बाजार में फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बार जो सरकारी आंकड़े पहले आए थे वो 112 मिलियन टन के आए थे उसके, और एक्सपोर्ट बैन के चलते हुए ये उम्मीद थी कि जो इस बार दाम है शायद एमएसपी के नीचे आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी तक या तो ये है कि जो सरकारी आंकड़े थे वो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और एक्चुअल जो यील्ड है वो उससे काफी कम है। आज की तारीख में
आपने देखा कि एफसीआई का भी जो टारगेट था प्रोक्योरमेंट का वो अभी करीबन 70% ही हो पाया है और ओपन मार्केट में जो रेट हैं वो एमएसपी के ऊपर चले गए हैं। तो अभी किसान मटेरियल शायद रोक के बैठा है क्योंकि उसने पिछले साल में 28 रुपए किलो का दाम देखा है, तो वो उम्मीद कर रहा है कि आज का दाम जो 21.5-22 रुपए चल रहा है उसकी उम्मीद है कि दाम ऊपर जाएंगे, वो तब वो मार्केट में मटेरियल लेके आएगा, गेहूं लेके आएगा। तब तक तो ये असमंजस की स्थिति है। बस इसमें एक ही अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम काफी नीचे आ गए हैं, तो वो एक नेचुरल चेक रहेगा कि यहाँ भारत में गेहूं के दाम ज्यादा ना बढ़े। तो वैसे हमारे पास एक्सपोर्ट के ऊपर बैन है और हम अगर दाम ज्यादा बढ़े लोकल मार्केट में तो हम ये देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो प्रोसेसर्स हैं या मिलर्स हैं वो शायद कुछ इंपोर्ट भी करना शुरू करेंगे। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है आज की तारीख में। अभी तक पहले 112 मिलियन टन का एस्टिमेट आया था, फिर उसको रिवाइज करके 110 किया गया। हमारा जो इंटरनल एस्टिमेट है वो कहता है कि करीबन क्रॉप का साइज करीबन 103-104 मिलियन मेट्रिक टन का होगा इस बार, जैसी स्थिति रही है। बेमौसमी बरसात, थोड़ी क्वालिटी पे भी असर पड़ा है, क्वांटिटी पे भी असर पड़ा है, पर अगले एक महीने में ये स्थिति क्लियर होगी कि ये दाम कहाँ जाके सेटल होंगे। अभी तो दाम एमएसपी से ज्यादा है और जो प्रोसेसर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का गेहूं मार्केट में मिल नहीं रहा नहीं मिल रहा है। जी हाँ, किसान भी रोक के बैठा है गेहूं को, ये सोचते हुए कि दाम शायद ऊपर जाएंगे, पिछले साल के स्तरों को छुएंगे। संजय जी, एक और चीज, इस बार हमने देखा कि जैसे जैसे रबी की फसल बाजार में आती रही, जिस तरह से मौसम यहाँ पर चेंज हुआ, हीट वेव, बारिशें, हेल स्टॉर्म्स हमने कई इलाकों में यहाँ पर आते हुए देखे। क्या स्थिति है फिलहाल वेयरहाउसिंग फाइनेंसिंग की? एज ऑफ नाउ अगर हम एयूएम्स की बात करें, कमोडिटीज अंडर वेयरहाउस फाइनेंसिंग, तो औसतन अप्रोक्सीमेट कहाँ पे नंबर्स हैं? अभी आज की तारीख में जैसे ये टाइम है जब इस टाइम वेयर हाउसेज में मटेरियल आता है, मटेरियल आने के बाद उसकी फाइनेंसिंग वगैरह शुरू होती है। बट पिछले साल से हम देख रहे हैं कि कुछ क्रॉप, जैसे लास्ट ईयर ये चीज कपास में हुई थी कि जो मटेरियल आना था, जो ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट होते थे वो पोजीशन ले ही नहीं पाए क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिला, दाम नीचे आए ही नहीं। पूरे साल ऑलमोस्ट पूरे साल एकदम समान दाम चलते रहे। अभी गेहूं में भी वही स्थिति बन गई है, मटेरियल आ रहा है, लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, बट जिस तेजी से प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। तो गेहूं मक्का में हमने देखा है, मक्का में दाम काफी नीचे आ गए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, तो उसकी स्टॉकिंग अच्छी खासी हो रही है। जो मेजर मार्केट्स हैं जैसे पूर्णिया वगैरह, जहाँ पे रबी का मक्का आता है, आंध्रा में काफी अच्छी स्टॉकिंग हुई है, मार्केट नीचे है, मार्केट प्लेयर्स को घूमने का मौका मिला। लेकिन गेहूं में वो स्थिति बन नहीं रही है। अभी अगर आप बात करें अराइवल्स की ओवरऑल या स्टॉकिंग की, तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के मुकाबले हम 35 से 40% नीचे हैं अभी, क्योंकि किसान अपना गेहूं लेके नहीं आ रहा है और जो प्राइवेट प्लेयर्स, जो मिलर्स हैं, जो उनको क्वालिटी चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पा रही है। तो अगले महीने तक ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। जब अगर दामों की स्थिति यही बनी रही तो किसान शायद अपना मटेरियल मार्केट में लेके आएगा, प्रोसेसर्स को लेके जाएगा, तो सारा कुछ लेट चल रहा है। तो एयूएम जो होना चाहिए था इस टाइम तक, मेरे हिसाब से आज की स्थिति में करीबन 35 से 40% कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके संजय जी, एक और जिस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जैसे आपने कहा चिंता है यहाँ पर गेहूं को लेकर बहुत बड़ी है क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी भी है। हम देख चुके हैं पिछला एक साल कैसा रहा। कॉटन में आपने कहा, मक्के की बात की गई, यहाँ पर काफी हद तक दालों में भी ये देखने को मिल रहा है। तुअर का मुझे अभी एक कोई रिपोर्ट देख रही थी मैं कि 100 रुपए के भाव यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। किस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे देखते हैं आप आने वाले 4-6 महीने, क्योंकि ये मॉनसून के लिहाज से, बुआई के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफी सारी एग्री टेक इनोवेशंस भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, लेकिन अगले 4-6 महीने आपके हिसाब से आप क्या वॉच करेंगे? आज की तारीख में जैसे इंडिया का जो कंजम्पशन है अपना, वो करीबन 105 मिलियन मेट्रिक टन है। हमारे पास एक छोटा सा सरप्लस होता है जो या तो कैरी ओवर होता है या वो निर्यात हो जाता है। निर्यात के ऊपर तो अभी इस साल कोई उम्मीद है नहीं क्योंकि हमारे दाम इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर है। अगर ये जो गेहूं की फसल का जो आंकड़ा है वो 105 के नीचे आता है तो हम देखेंगे कि गेहूं के दाम बढ़ेंगे, बट उसको एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है इंपोर्ट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट ऐसे बने रहे तो इंपोर्ट शुरू होगा, उससे चेक रहेगा। तो जो मेरे को जो लगता है कि जो लास्ट ईयर के हमने दाम देखे थे 28 रुपए 29 रुपए, वो तो इस साल आने वाले हैं नहीं। मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम हम देखेंगे 23 साढ़े 23 रुपए, उसके बाद से आयात होना शुरू हो जाएगा जो एक अपने आप पे प्राइस को कंट्रोल कर लेगा। तो इसी नैरो रेंज में प्राइसेस मूव करेंगे। नेक्स्ट 1-2 मंथ बहुत क्रिटिकल हैं जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कि किसान की मनस्थिति क्या बनती है। वो उसको रोकेगा आगे अक्टूबर नवंबर तक आगे, ताकि वो ऊंचे दाम का फायदा लगाए, या वो बेच देगा। क्योंकि दूसरी चीज एक और आ रही है कि आपने जैसे देखा ही है कि सॉरी एल नीनो का पूरा अनुमान बताया गया कि एल नीनो आ सकता है। अगर एल नीनो आया
तो उसके कारण से एल निनो आने की वजह से पैडी, कॉटन इनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा और जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो चेंज हो सकते हैं। तो किसान मेरे ख्याल से फिर अपना मटेरियल रोकेगा, ये उम्मीद करते हुए कि दाम ऊपर जाएंगे। हाँ, अगर जून में जुलाई में मानसून नॉर्मल आया तो फिर मेरे ख्याल से किसान की ये स्थिति बनेगी कि वो मार्केट में लाके अपना माल को बेच दे। तो नेक्स्ट ये बड़ा असमंजस की स्थिति आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ चीजें फेवर में है, कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं है, बट ये लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी के नीचे तो नेक्स्ट 2-3 महीने तक आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। और जैसे आपने कहा गेहूं में तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर है ही, कॉटन में भी हमने देखा किसानों ने यहाँ पर माल होल्ड किया, मसालों में काफी हद तक वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे आगे जाकर ऑफकोर्स सभी कुछ यहाँ पर मौसम रिलेटेड हो जाएगा। संजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम इंपॉर्टेंट क्यूज पर बात भी करने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले रवि आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल एग्री स्पेस में अगर आपको कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेनी हो तो कहाँ होगी? एग्री स्पेस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिकवरी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अभी मई खत्म होने को आया है। जिस हिसाब से वेदर है इस हिसाब से लग रहा है कि एल निनो अर्ली प्लेस होगा और इससे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि जो खरीफ वाली कमोडिटीज है उसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लेवल स्पेसिफिक एंड प्राइस स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि इमीडिएट उछाल है वो आपको पल्सेस में आता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा एक्सपोर्ट सिनारियो अभी वीक है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि मूंग एंड चना दोनों में यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की मार्केट ऊपर होनी चाहिए। हमारे जो ट्रेडेबल कमोडिटीज है उसमें मुझे गुवार कॉम्प्लेक्स में लग रहा है कि एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 5700 के करीब गुवार सीड एक स्टेबल हो सकता है। अपर साइड मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये 5900 तक के लेवल आपको गुवार सीड में आते हुए दिखेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट मुझे टर्मरिक अच्छा दिख रहा है वहां पे, क्योंकि पानी नीचे लेवल में काफी चाहिए, तो शुगर कैन टर्मरिक एंड पैडी जैसे कमोडिटीज को काफी पहुंच सकता है। पर ट्रेडेबल टर्मरिक है वहां पे बाय करें। मुझे लग रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 8000 तक के लेवल आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा बुलिश व्यू जो ट्रेडेबल कमोडिटीज है उसमें गुवार सीड एंड टर्मरिक रहेगा। ऑलराइट, तो रिकवरी ट्रेड यहाँ पर एग्री स्पेस में आता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो दालें हैं, मसाले हैं, खाने के तेल हैं, हमने सभी जगह कुछ कुछ खरीदारी बाजार में फिर से लौटती हुई देखी है। तो बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनकर आती हुई। रवि आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।